हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज नए एपिसोड ऑफ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स फॉर जेई मेंस में हम बहुत ही आई वुड से ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कई लोगों को थोड़ी सी कोफ्त होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है, या वो ये कहते हैं कि भाई बायोमोलिक्यूल्स हम क्यों पढ़े, ये तो बायोलॉजी वालों का टॉपिक है। तो ये सब मिथ हैं, इन सब पे हमें बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक हमें आईआईटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो सब हमें करने हैं, ठीक। लेकिन जितने आप लोग देख रहे हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो बायोमोलिक्यूल से या तो घबराते होंगे या उन्होंने एंड मूवमेंट के लिए इसे पेंडिंग में डाल दिया होगा। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे, और ये मानते हुए कि आपने इसकी एक एक चीज़ उतनी डिटेल में शायद नहीं पढ़ी हो, मैं अपनी तरफ से हर छोटे से छोटा पॉइंट भी डिस्कस करके बताते हुए कि कहाँ एनसीईआरटी में दिया, कहाँ लैब मैनुअल में दिया, कैसे इसके और क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब चीज़ों को कवर करते हुए चलूँगी। हाँ, इस प्रोसेस में वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक, बट आप दो पार्ट्स में उसे देख सकते हैं। कुछ आज देखें, कुछ कल देखें, रुक रुक के देखें, बट नोटबुक लेकर देखें, ठीक। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं उनको नोट करते चलें। मेक इट एज अ शॉर्ट नोट, जो आप फाइनल आपके सेशन जब आएगा मेंस का, उस समय आप उस नोटबुक को लेकर लास्ट मोमेंट रीडिंग के तौर से इस्तेमाल कर पाए, ठीक। तो आज हम 2005 से लेकर 2020 तक के बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उन सभी को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, प्रोपगेट करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली अपडेट हमारे वीडियोस का मिलता रहे, ठीक। जितना आप हमें लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं, उतना हमें आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए, बेटर कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए एक एनकरेजमेंट मिलता है, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज ऑफ 2004, ठीक, आई टोल्ड फ्रॉम 2005, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज फ्रॉम 2004. Which of the following pairs give पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट? हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो ये टॉलरेंस टेस्ट के आसपास की पूरी कहानी हम देखें। देखो, शुगर्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अलग अलग तरह से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन होता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। अब रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किस क्राइटेरिया से कहा गया है? तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ शुगर्स इज डिटेक्टेड बाय द 3 टेस्ट। 3 टेस्ट के आधार पर हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का बंटवारा किया है। वो लोग जो ये 3 टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कौन से 3 टेस्ट? फेलिंग का टेस्ट, बेनेडिक्ट का टेस्ट और टॉलरेंस का टेस्ट। ये 3 टेस्ट अगर आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई शुगर ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो वो शुगर आप रखेंगे इन रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी। और अगर वो ये टेस्ट फेल कर रहा है तो आप कहेंगे ये पर्टिकुलर शुगर इज ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी। अब रिड्यूसिंग शुगर्स में कौन सा ग्रुप है? जब देखो, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल कि आप लैब में अप्लाई कर रहे हैं और ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं। बट दूसरी चीज हो सकती है कि रिड्यूसिंग शुगर्स आपने स्ट्रक्चरली पहचानना कैसे है कि ये अगर मुझे ऑप्शन में प्रिंटेड है तो वेदर इट इज अ रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर दैट, रिड्यूसिंग शुगर्स कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जैसे कि आप कह सकते हैं ग्लूकोज, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि कीटोन्स तो टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स अगर है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप्स, और वो भी कैसे हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स के केसेस में हम बोल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग दिखाते हैं। तो ये दो आपको ध्यान रखना है कि या तो वो ओरिजिनली ही ऑप्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप से या अल्फा कीटोनिक ग्रुप रखते हो, या वो गिवन कंडीशन में इन प्रारूप में इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो रहे हों, तो आप कहेंगे दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अब यहाँ 3 टेस्ट हैं, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड टॉलेंस। हम इनको अपने पूरे लेक्चर के दौरान कवर करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने क्योंकि टॉलेंस पूछा है तो टॉलेंस टेस्ट। सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जहां पर सिल्वर एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डायमीन सिल्वर 1 मतलब ये पॉजिटिव बच रहा है, यहाँ सिल्वर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अ रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसेस सिल्वर आयन टू मेटालिक सिल्वर। ये जो सिल्वर का डिपोजिशन होता है ये आप सिल्वर मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब के तौर से देखते हैं, which gets deposited on the inner surface of the test tube in the form of silver mirror, and the reaction is as follows। तो इस प्रोसेस में सिल्वर +1 से सिल्वर 0 में मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है, और जो एल्डिहाइडिक एंड है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक एंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, क्यों? बिकॉज द मीडियम इज अमोनियकल, बेस जो है वो अमोनिया है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो ये रिएक्शन अगर दे पा रहे हैं आप कहेंगे दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। अब इन ऑप्शंस में हमें जो ढूंढना है कि क्या वो अल्डिहाइडिक शुगर्स हैं, क्या वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक शुगर्स हैं। अगर वो ये हैं या इनमें कन्वर्टिबल, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बट इन सब के स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है, देखिए, फर्स्ट ग्लूकोज एंड सुक्रोज। अब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स गिवन हो, यू हैव टू सर्च फॉर अ कार्बन which has 2 oxygens attached to it. After that, you have to find that whether that carbon is in hemiacetal linkage or in acetal linkage, hemiketal linkage or ketal linkage. I hope आप सबको hemiacetal, ketal या acetal, hemiketal ये terminologies याद हो, है ना? नहीं याद हो तो कहाँ मिलेंगे? अल्डिहाइड कीटोन प्लस अल्कोहल की रिएक्शन में। ठीक, हमने भी अपने पास्ट एपिसोड्स में रिएक्शन डिटेल में डिस्कस कर रखी है, तो आप वहां देख सकते हैं, या हमारी जेईई मेन थ्योरी रिवीजन सीरीज में आप अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। खैर, वापस यहाँ आए तो क्या होता है कि ये हेमीएसिटल लिंकेजेस आर अनस्टेबल एंड दीज आर इजीली कन्वर्टेबल टू द एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे ये रिंग अगर खुल गई तो ये CHO में कन्वर्ट हो सकता है। तो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज यस इट कैन बी कन्वर्टेड टू अल्डोज शुगर। फ्रुक्टोज पर आते हैं हम। फ्रुक्टोज में now you start finding a carbon with 2 oxygens. Is this the one? No, it has 1 oxygen, but rest none is oxygen. No, no, yes, this one. This particular carbon has OH and O carbon. So this is the linkage we are looking for, and again under the given condition this will open to the hydroxy कीटोनिक ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। तो फ्रुक्टोज भी ये टेस्ट देगा, ग्लूकोज भी ये टेस्ट देगा। सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, 2 शुगर के आपस में कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जिसके 2 मोनोमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। ये दोनों इंडिविजुअली तो ये टेस्ट देते हैं, बट जब ये कंबाइन हुए तो क्या इनमें ये एल्डिहाइड या अल्फा कीटोनिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। प्रोसेस सेम, हमें वही तरह से ऐसा कार्बन ढूंढना है विच कैन बी कन्वर्टेड टू आवर रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट। देखिए, ये C1 से जब कनेक्ट हो रहा है, दिस कार्बन
it has two oxygen, but this oxygen is connected to carbon and this oxygen also connected to carbon. So this part is now नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि ये तो ओपन होकर हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट नहीं बना सकता. कमिंग टू दिस C2, दिस इज द कार्बन, इसको हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं. तो ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग. तो इसका मतलब है सुक्रोज कैसा बिहेव करने वाला है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. जहां तक हेक्सेनल और एसिटोफिनोन का सवाल है, हेक्सेनल यस इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट इज एन एल्डिहाइड, एसिटोफिनोन कीटोन इज नॉन रिड्यूसिंग. तो इस डिस्कशन को हम जब इन ऑप्शंस पे चेक करें तो ग्लूकोज के साथ सुक्रोज दिया है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज दिया है, अभी हमने चेक किया, इट इज रिड्यूसिंग. एसिटोफिनोन नॉन रिड्यूसिंग एंड सुक्रोज अगेन नॉन रिड्यूसिंग. सो इसका आंसर हम टिक करेंगे सेकेंड. करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Two forms of D-glucopyranose are called. अब देखो ग्लूकोपाइरेनोज, ये स्ट्रक्चर, ये वर्ड जो है पायरैन, ठीक, ये पायरेनोज, पायरैन से वर्ड आया हुआ है. सबसे पहले मैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको याद दिलाऊं. CHO, CH2OH. There are 4 other chiral carbons, right, left, right, right आप कह सकते हैं, और इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं. ठीक. अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो कार्बन की आयुपेसी नंबरिंग है, ये है नंबरिंग. नाउ दिस फिफ्थ carbon's OH attack on sp2 aldehyde and as a result this becomes sp3. ये जो स्ट्रक्चर है CHOH, this has become sp3. रेस्ट HOH कोई चेंज नहीं, OH कोई चेंज नहीं, HOH कोई चेंज नहीं, HO और लास्ट इज CH2OH कोई चेंज नहीं. अब जब ये sp3 में कन्वर्ट हुआ, पहले ये क्या था sp2, बट अब जब ये sp3 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वो सेंटर है जो पहले sp2 कायरल बर्ताव कर रहा था. अब sp3 होने पर ये कायरल होने वाला है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी यहाँ sp3 कन्वर्जन के वक्त जो प्रोबेबिलिटी है कि इट कैन गो टू इट्स R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. इसकी 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं. एक को हम कहते हैं अल्फा और एक को हम कहते हैं बीटा. हैं दोनों ही ओरिजिनली डी ग्लूकोज के ही आइसोमर्स. ठीक. इन दोनों में अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ओनली द कार्बन विच वाज अकायरल इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड इज नाउ कायरल इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर. राइट. सो एंड इट इज पोजिशन नंबर 1. ये देखें और ये देखें कि जब मैंने उसका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, एक में OH डाउन है कार्बन नंबर 1 का और एक में अप है. बाकी 2, 3, 4, 5, 6 आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन बोथ द केसेस. ठीक. तो अल्फा राइट हैंड ये नीचे है, इसमें ये OH एनोमेरिक पोजीशन का OH नीचे है और बीटा में ऊपर है. बीटा आप लेफ्ट से अगर रिलेट करते हैं तो अल्फा में डाउन होता है, बीटा में ऊपर होता है. अगर फिशर हम बना रहे होते हैं तो अल्फा में OH राइट बनता है, इसका इस जगह पर फिशर, और बीटा में लेफ्ट हैंड पर हॉरिजॉन्टल लाइन के OH आता है. अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से देखना है
क्या ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं? नो, क्योंकि इनैंशियोमर होने की कंडीशन है द टू मॉलिक्यूल्स शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images of each other. So they are certainly not the mirror images of each other. Are they anomers? Yes, because the two isomers which have identical configuration at all centers except the anomeric carbon, which is the one which was sp2 a chiral in open chain and sp3 chiral in cyclic. So yes, they are anomers. Are they epimers? Well, not really, because epimers are such diastereomers which have point of difference at any one place and others are same. All anomers are epimers, but all epimers are not anomers, and it was a single correct, so we have to be as specific towards our answer as possible. So I'll not select this one as an answer. Diastereomer is a very wide terms. Overall, if it was a multi-correct, I would have marked 2, 3 and 4, all three options except one all, because a diastereomer could be epimer or anomer, an epimer could be anomer. तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, बट क्योंकि हमें सिंगल करेक्ट का काम दिया गया है तो हम इसमें से जो बेस्ट सूटेबल है वो है एनोमर. मेंस में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है आपको, चाहे आपको लग रहा हो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ filling solution. That was statement number 1. Statement number 2, reaction of glucose with filling solution gives TuO and gluconic acid. टॉलेंस हम कर चुके हैं, आइए यहाँ फिलिंग की बात पहले कर ली जाए. तो फिलिंग सॉल्यूशन या फिलिंग का जो टेस्ट है वो क्या है? Black copper 2 oxide is formed on simple heating of copper hydroxide as a suspension. अगर आप इसे हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का CuO बनता है. पर अगर आपने ये चेंज, ये रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कराई होती है, देन ऑरेंज रेड कॉपर 1 ऑक्साइड, दिस इज प्रेसिपिटेटेड एंड इसका कलर हमें कहा गया है ऑरेंज रेड. ठीक, reducing sugars containing aldehydic group or alpha hydroxyketonic group, therefore in alkaline medium reduces Cu2 plus ions. But if the reaction is carried out directly in the presence of an alkali, then copper 2 hydroxide will get precipitated. To overcome this precipitation problem, copper 2 ions are complexed with tartaric ions in filling reagent. मतलब कॉपर 2 को अगर आपने सिट्रेट टार्ट्रेट सॉल्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्स किया तो वो फिलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा, फिलिंग रिएजेंट. और अगर आपने सिट्रेट आयंस के साथ किया तो बेनेडिक्ट. अदरवाइज द रिएक्शन एंड द चेंजेस इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिकल. बोथ द कॉम्प्लेक्स आयंस आर soluble in alkaline medium and yield Cu2 plus ions in such a low concentration that solubility product of cupric hydroxide, that is CuOH twice, is not reached. तो हम कॉम्प्लेक्स बनाकर उसका कॉन्सेंट्रेशन सप्रेस करते हैं ताकि कॉपर 2 प्लस मीडियम से बाहर एज अ प्रेसिपिटेट ऑफ CuOH twice लॉस ना हो जाए. ठीक, अब हम रिएक्शन क्या चाहते हैं? ग्लूकोज विथ दीज Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स्ड विच कुड बी सिट्रेट, विच कुड बी टार्ट्रेट. ठीक, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड and copper is reduced to orange red precipitate of Cu2O, and which gives these tests same as the tolerance. Filling में आपको बिल्कुल कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ सिट्रेट है तो ये बेनेडिक्ट था, टार्ट्रेट है तो फिलिंग है. बेसिक रिएक्शन रिमेनिंग सेम, ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग सेम. अगेन अ डाइसेक्राइड like sucrose, other disaccharide may give this reaction, but sucrose do not give this reaction. We have already discussed that it does not have the required hemiacetal linkage at anomeric carbon. चलिए यहाँ आते हैं. तो reaction of glucose with filling solution gives CuO. That is wrong. We just saw it gives Cu2
2O. ठीक. Does it give a reddish brown? Yes, orange, red, reddish brown, these precipitates are acceptable. So statement 1 is true, but statement 2 is false. So we have to find such statement. Statement 1 is true, statement 2 is false, and therefore the answer is 3. ठीक. Correct answer is third. Moving to next question. Which one of the following bases is not present in DNA? सबसे पहले ये आ गया है टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स दो हैं हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए. और डीएनए और आरएनए के अंदर 5 बेसिस ओवरऑल प्रेजेंट हैं, जिनमें से 4 की कॉम्बिनेशन डीएनए में है और 4 की कॉम्बिनेशन आरएनए में है. ठीक. हमसे पूछ रहा है कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, है ना. और ये जो 5 बेसिस हैं ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. ये 5 बेसिस होते हैं. इन 5 बेसिस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन. वो जो इस तरह के बाइसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक बाइसाइक्लिक बेस से रिलेटेबल स्ट्रक्चर रख रहे हैं वो प्यूरिन बेसिस कहलाएंगे. मतलब ये दोनों जो हैं ये प्यूरिन की कैटेगरी के कहलाएंगे. और ये जो है जो पिरिमिडीन से कुछ सिमिलैरिटी रख रहे हैं ये पिरिमिडीन बेसिस कहलाएंगे. तो डीएनए और आरएनए में प्यूरिन बेसिस आइडेंटिकल है. दोनों में आपको एडेनिन और ग्वानिन मिलता है. ठीक. डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये 4 डीएनए में मिलते हैं. आरएनए also contains 4 bases. The first 3 bases are same. First 3 मतलब adenine, guanine and cytosine. But the fourth one, that is uracil. So thymine is replaced by uracil. इन दोनों में डिफरेंस आता है, बाकी दे आर सेम. हमसे पूछा था कौन सा नहीं है डीएनए में, तो आइए देखते हैं. क्या यहाँ यूरेसिल है? नो. साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है. ठीक. अभी हमने मार्क किया क्विनोलिन. क्विनोलिन तो इन बेस में है ही नहीं. क्विनोलिन तो ये कंपाउंड होता है. ठीक. ये तो हमारे इन 5 प्यूरिन पिरिमिडिन बेस की कैटेगरी का है ही नहीं, तो हमें बेवकूफ बना रहा है. ये आंसर होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द बच्चे तो क्योंकि यूरेसिल ढूंढेंगे तो वो उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है. एडेनिन बिल्कुल है. सो आंसर फॉर दिस 2014 क्वेश्चन इज थर्ड. ठीक. तो आप देख रहे हैं कि वो इन 5 बेस की जगह कुछ उल्टा पुल्टा नाम भी ऐसा डाल देंगे और नाम से पूछेंगे तो आप गड़बड़ कर सकते हैं. हड़बड़ से हमेशा बचना है क्योंकि हड़बड़ से ही गड़बड़ की शुरुआत होती है. ठीक. जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे, अपनी साइकी को कंट्रोल रखेंगे, उतनी आप सिली मिस्टेक जैसे शब्द से दूर रह पाएंगे. जितना आप हड़बड़ाएंगे, जल्दी करेंगे या प्रेशर में आएंगे, उतनी गलतियां होने के चांस बढ़ जाएंगे. ठीक. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. which of the vitamins given below is water soluble? ये जो विटामिन शब्द है ये आया था वाइटल अमीन्स, इन 2 शब्दों की कॉम्बिनेशन से. क्यों? क्योंकि इनिशियली जो इस कैटेगरी के कंपाउंड मिले थे उनमें अमीन फंक्शनल ग्रुप कॉमनली मिल रहा था, तो इसे कहा गया वाइटल अमीन्स. लेटर इस शब्द में अमीन का कोई इंपॉर्टेंस आज नहीं है एंड इट इज सिंपल अ नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब अलग ही उसका अब मीनिंग हो जाता है. इट इज कॉल्ड विटामिन्स. खैर, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स में इन्हें बांटा गया है. अब कौन से 2 ग्रुप्स में बांटा गया है आइए वो देखते हैं. सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इन्हें 2 कैटेगरी में हमने बांट रखा है. अब पहले वाटर सॉल्युबल पर आती हूं क्योंकि सवाल यही है. बी एंड सी
आप बिल्कुल जनरल याद रखें, बी एंड सी ये जो विटामिन हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। अगर हम इनको ज़्यादा भी अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो यूरिन के साथ वाटर सॉल्युबल नेचर होने के कारण वी एक्सक्रीट देम आउट और हमें कोई साइड रिएक्शन या कोई बीमारी नहीं देखने को मिलती है। ठीक, लेकिन इसके अलावा जितने भी बचते हैं, कौन से बचते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार जो हैं ये चार फैट सॉल्युबल हैं। और अगर आपने इनका इंटेक ज़्यादा कर लिया, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग विटामिन डी को इंजेक्शंस या टैबलेट्स के सप्लीमेंट के तौर से बॉडी में दे रहे हैं, है ना। हम में से ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से लड़ रहे हैं, तो हम टैबलेट्स ले लेते हैं। लेकिन प्लीज टेक सच टैबलेट्स अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन, क्योंकि आपने अगर इसे ज़्यादा ले लिया, आप हर वीक ले रहे हैं या डॉक्टर के सलाह के बिना ले रहे हैं, तो दैट विटामिन डी विल बी स्टोर्ड इन योर लिवर एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज। इट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी और फिर वो कोई नई तरह की बीमारी जनरेट कर देगा। ठीक, तो फिर से, तो कौन से हैं वाटर सॉल्युबल? बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो वाटर सॉल्युबल का आंसर डायरेक्ट टिक हुआ, आंसर 3, विटामिन सी इज water soluble. Coming to next question, thiol group is present in, अब ये जो सारे नाम हैं ये अमीनो एसिड्स के नाम हैं। क्या हमें अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं? हाँ, अच्छा स्कोर करना है ना, तो याद करना है। जितने कर सकते हैं उतने स्ट्रक्चर्स आप याद करें, एनसीईआरटी से देखकर एनसीईआरटी में से आप यूज़ करें और बहुत रिपीटेड 3-4 बार करने के बाद याद हो जाते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी कठिनाई वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है NH2COH। ये आर एनसीईआरटी ने अलग अलग फॉर्मेट का दे रखा है, नाम आपको दे रखे हैं, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। शुरुआती जो है ये गवली, ये तो वैसे ही याद हो जाता है, ग्लाइसिन है ना, एलेनिन, वालिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, गवली। ठीक, गवली को फिर आप इन्हें याद कर लेंगे, G is H, एलेनिन CH3, वालिन इज आइसोप्रोपाइल, ल्यूसिन इज CH2CH CH3 CH3, आइसोल्यूसिन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप से कनेक्शन। तो आप गवली तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं। खैर धीरे धीरे आपको सब करने पड़ते हैं। अभी जो हमें सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थायोल ग्रुप, है ना, थायोल ग्रुप मतलब SH, और ये आप देख सकते हैं सिस्टीन में आपको SH ग्रुप नजर आ रहा है, तो सिस्टीन इज द आंसर। मिथ्योनाइन में यस देयर इज थायो बट नॉट द थायोल, इट इज अ थायो ईथर ग्रुप। ठीक, तो यहाँ थायो ईथर ग्रुप है इसलिए आंसर नहीं हो सकता, सिस्टीन हो सकता है। बाकी के जो दो नाम हैं वो क्या क्या है? एक दिया था वर्ड सिस्टाइन, तो सिस्टीन से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, सिस्टीन हमारा स्ट्रक्चर जो था वो था NH2C, है ना, COOH H CH2SH, ये देखिए CH2SH was the R। अब जब आपको सिस्टाइन बनाना है तो ऐसे दो मॉलिक्यूल सामने सामने आए और ये आपस में कनेक्ट करें, मतलब एक और HSCH2CH yes they can be existing as a zwitterion ion, that is fine। इनमें से जब ये हाइड्रोजन हटे और ये लिंकेज एक्सटेंड हो जाए टू सल्फर सल्फर, ये देखिए सल्फर सल्फर, तो व्हेन द सिस्टीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द न्यू डेरिवेटिव विथ अ सल्फर सल्फर लिंकेज इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सिस्टाइन। एंड जहां तक एक ऑप्शन साइटोसिन दिया है वो तो वैसे ही अमीनो एसिड है ही नहीं, वो तो अभी हमने जो
न्यूक्लिक एसिड के 5 बेसिस देखे थे उसमें से है, तो साइटोसिन इज नॉट अ चॉइस, मिथ्योनाइन वाज अ थायो ईथर, राइट, सिस्टाइन इज द सल्फर सल्फर लिंकेज, सिस्टीन इज द आंसर। ये देखिए सिस्टीन, सिस्टीन इज द आंसर। अब ये बहुत क्लोज कॉल हो सकता है, सिस्टीन और सिस्टाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान देंगे है ना कि हमें ओरिजिनल जो टेबल में है वो सिस्टीन दे रखा है, सिस्टाइन नहीं दे रखा है, तो आंसर इज 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं फिर से याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी अगले सवाल पे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन एन एक्वस क्यूएच सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है उन्होंने बता दिया कि पहले उसको आपने एक्वस क्यूएच में डाला और फिर ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। ठीक, आप डायरेक्टली अगर इन सभी ऑप्शंस में देखेंगे तो वो कार्बन जिसके पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक, वो आपको या तो एसिटल लिंकेज में मिलेगा ही नहीं, हेमी एसिटल लिंकेज में मिलेगा ही नहीं, और या फिर ऐसा कार्बन ही नहीं है जिसके पास 2 ऑक्सीजन हैं। जैसे इसमें आपको एक भी ऐसा कार्बन नजर नहीं आ रहा, यहाँ आपको ऐसा कार्बन मिला जिसपे 2 ऑक्सीजन है, बट ये भी OCH3 है और ये भी O कार्बन है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ आती हूँ, इसके पास इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो ऐसा कोई, इधर भी कार्बन है, तो देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि इस कार्बन के पास कोई ऐसा हेमिएस्टर लिंकेज हो सके। तो ये 3 तो हमारे चॉइस नहीं है। फर्स्ट की बात करूं, देखिए फर्स्ट में ये जो लिंकेज डाउन साइड में दिया है ये एस्टर है, और हमें कहा गया है कि एक्वस KOH सोल्यूशन के अंदर हमें कमेंट करना है। तो aqueous KOH solution will cause hydrolysis of this ester linkage, और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गया, और ये CH3COH अलग हट गया, ये एस्टर लिंकेज हाइड्रोलाइज हो गया, इसका OH OH और ये CH2H, इन पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है इसका एनोमेरिक कार्बन ये है, और इसमें अब OOH है ना, ये कॉम्बिनेशन है, एंड दिस विल बी रिड्यूसिंग। ठीक, तो सीधे आपको नहीं नजर आ रहा कि ये आंसर होना चाहिए, बट पूरा सवाल ढंग से समझें तो इट इज वेरी क्लियर कि यस, इस एक्वस KOH के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्टेड टू द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर फर्स्ट इज द आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर प्लीज। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, सीधा NCERT का सवाल, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स। ये एग्जैक्ट लाइन NCERT में गिवन है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI ग्लूकोज फॉर्म्स N-हेक्सेन। सीधा इसीलिए कहा जाता है मेंस जब आप देने जाएं कम से कम 2 से 3 बार NCERT की रीडिंग बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से करें। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके आते हैं केमिस्ट्री में, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ये देखिए सीधा, ये ग्लूकोज फॉर्मिंग N-हेक्सेन, सो आंसर इज N-हेक्सेन, आंसर इज 4। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइपेप्टाइड। अब आप देखें, ना सिर्फ अमीनो एसिड का नाम इस्तेमाल होता है, उसके जो एब्रिवेशन है ये भी इस्तेमाल हुए हैं पास्ट एग्जाम्स में। द डाइपेप्टाइड GLN GLY on treatment with CH3COCl followed by aqueous workup gives। ठीक, 2018 का ये सवाल है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये GLN और GLY क्या है। तो GLN जो है वो ग्लूटामीन है,
और GLY जो है ये ग्लाइसिन है। ठीक, और अगर आपको जब क्वेश्चन लिख रहा है कि GLN GLY बनाना है, या क्वेश्चन लिखता GLY GLN बनाना है, तो ये दोनों अलग अलग डाई पेप्टाइड होते। इसका क्या मतलब है? जो लेफ्ट में लिखा होता है वो कहलाता है एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो राइट में वो कहलाएगा सी टर्मिनल अमीनो एसिड। मतलब जब ये कंबाइन होते हैं तो एक अमीनो एसिड होगा जिसका NH2 विल बी फ्री, विल नॉट बी कंज्यूम्ड व्हाइल फॉर्मिंग अ डाइपेप्टाइड और अ पेप्टाइड लिंकेज, और एक ऐसा अमीनो एसिड होगा पेप्टाइड चेन में जो COH अपना फ्री रखेगा, उसका COH पेप्टाइड लिंकेज में यूज नहीं होगा। तो बाय कन्वेंशन, एज पर द रूल, while writing on paper, they are always written from left to right. Left to right having N terminal in the left and C terminal towards right. ये रूल है। तो अगर मैंने ये वाला लिया कि GLN GLY है, ठीक, मतलब दिस शुड बी ऑन द लेफ्ट। ओरिजिनल अमीनो एसिड का NH2 मुझे फ्री रखना है, ठीक। CH, ये पेप्टाइड लिंकेज की यहां से तैयारी है। R क्या है? R है CH2 CO NH2। ये हो गया आपका GLN पार्ट, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन्स का NH से शुरुआत हुई, इट इज द स्मॉलेस्ट, सो NH CH2COOH, उसका C टर्मिनल एंड फ्री है, और ग्लूटामीन का NH2 फ्री है। अगर यही चीज ग्लाइसिन इस तरह से लिखी गई होती तो ये होती NH2 CH2 CO, और अब जो है ग्लूटामीन लिखा जाता है CH CH2 CH2 CO NH2 COOH, and these will behave differently. They are entirely two different dipeptide. ठीक, तो आप इन्हें सेम नहीं कह सकते। हमें कौन सा दिया है जरा हम देखें एक बार दोबारा। GLN GLY, हमें GLN GLY, इससे आगे सवाल को लेकर चलना है। तो आइए हम इसे लेकर चलते हैं, अपने कंडीशन इन्होंने क्या दी है उस पर यहां पर लाते हैं इसे। तो ये हमारा अमीनो एसिड तैयार है, सॉरी डाइपेप्टाइड तैयार है। अब कहा गया था द डाइपेप्टाइड ऑन ट्रीटमेंट विद CH3COCl, इसकी अब मुझे रिएक्शन करानी है एसिड क्लोराइड से, CH3COCl। एसिड रिएक्ट करेगा CH3COCl से? नहीं। अमाइड रिएक्ट कर पाता है? वेल नहीं, क्योंकि इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है। अमाइड नॉर्मल कंडीशन में फर्दर एसिड क्लोराइड से ट्रीटमेंट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। कौन करेगा? सिर्फ ये NH2। और अगर ये करेगा तो अब मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगी CH3CO, एक और अमाइड बनेगा ना, एसिड क्लोराइड प्लस अमीन, फिर NHCH। अब इस CH का CH2 CO NH2 ऐसा का ऐसा अवेलेबल, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट NH CH2 COH। तो राइट में मुझे COH फ्री चाहिए, लेफ्ट में मेरे पास अमाइड है, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में जो CH है उससे CH2 COH आना चाहिए, दो नाइट्रोजन के बीच में, ठीक, which is not here. No, the structure is not satisfying the condition. ठीक है, यह हमारे लिए suitable नहीं है। बाकियों की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो ये थोड़ा लग सकता है, ठीक, NH2COH, चलो इसे चेक कर लेते हैं। 2 लग रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH से एक तरफ बढ़ गया है NHCH2, नो इट हैज कार्बोनिल, और दूसरी तरफ आ रहा है CH2 CO
और फिर NH2 ना, इसने तो अमाइड का भी रिएक्शन करा दिया, ये नहीं हो सकता। चलो इसको चेक कर लेते हैं। CH3CO NH यस, CH यस, बिल्कुल करेक्ट। फिर CH2 NH2 करेक्ट। और दूसरी तरफ अरे एक मुझे लग रहा है कि मैं इसका एक CO लिखना भूल गई हूँ। अमाइड लिंकेज कहाँ गया इसका? तो आई हैव टू ऐड CO हियर, CONH। चलिए हम यहाँ तक बढ़िया ही चल रहे थे। CONH CH2COH फर्स्ट सीम टू बी द आंसर। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस सवाल को हैंडल करना होगा, अदरवाइज इसमें कोई और परेशानी नहीं है, सिर्फ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और 2018 आंसर इज फर्स्ट। अगला सवाल हमारा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन। अभी तक तो मैंने आपको एडेनिन ही बताया था, अभी तो एडिनोसिन की बात कर रहा है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर मतलब बेसिकली दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये कैसे पॉलीमराइज होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। 3 चीजें होती हैं इनमें, ठीक, डीएनए आरएनए बेस, ठीक, शुगर मोनोसेक्राइड जो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, और फॉस्फेट। ठीक, जब सिर्फ बेस और शुगर जुड़ता है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो जब इस पर सिर्फ शुगर, और शुगर की कौन सी पोजीशन पे बेस जुड़ता है ये ध्यान दीजिएगा, 1' पोजीशन पर। ठीक, जब इस पोजीशन पर बेस जुड़ेगा ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, और आखिर में इस फिफ्थ पोजीशन पर जब फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन, जब ये बेस जो है अगर एडेनिन है तो ये कहलाता है एडिनोसिन। ठीक, नाउ द पॉइंट इज कि एडेनिन के इतने लिंकेजेस में ये किस जगह से कनेक्ट होता है फॉर दिस डबल बॉन्ड, फॉर दिस न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन, तो ये इसकी पोजीशन ऑफ अटैचमेंट है। और अगर ऐसा तो हमारी क्या चॉइस यहाँ होती है, आइए देखिए। पोजीशन ऑफ NH2 को देखते हुए ये दोनों तो चॉइस में है ही नहीं। ठीक, 6 मेंबर नाइट्रोजन से कनेक्शन, नो, इट इज कनेक्शन फ्रॉम 5 मेंबर नाइट्रोजन, ये इसका अटैचमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो आंसर इज 1। ठीक, ये नाम जो है एडेनोसिन, मैं सारे न्यूक्लियोसाइड का आपको एक बार नाम यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं रहता और इस तरह से नाम से आ जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। डीएनए में जो 4 न्यूक्लियोसाइड बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डीएनए में देखिए पोजीशन 2 जो है ना शुगर की, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए, और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर पोजीशन 2 में OH प्रेजेंट है इस शुगर की। ठीक, तो अब आप देखते जाइए, दोनों में आपको एडेनोसिन, क्योंकि ये डीएनए का है तो डीऑक्सी, इसमें सीधे एडेनोसिन, डीऑक्सी डीएनए के लिए ग्वानोसिन। ठीक, और ये रहा ग्वानोसिन, लेकिन अगेन 5 मेंबर रिंग से ही जुड़ा है। ठीक, साइटोसिन का साइटिडीन कहलाता है, थाइमिन का थाइमिडीन, और यूरेसिल का जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो यूरिडीन कहलाता है। इन सभी में जब ये 5th वाला CH2OH फॉस्फेट लिंकेज में चला जाएगा तो दे विल बी देन कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। Coming to next question, which is again from NCERT. Among the following, the incorrect statement is, गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेल्यूलोज एंड अमाइलोज हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब सबसे पहले सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज अकर्स exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom.
It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units. सिर्फ beta D glucose, beta मतलब OH will be on the upper side of the correct Haworth, which are joined by glycosidic linkage between C1 and C4 of the other. एक का C1 दूसरे का C4, एक का C1 दूसरे का C4. ये देखिए ये C1 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C4 है, और ये COC लिंकेज जो बनता है इसे हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो सेलुलोज एंड अमाइलोज. अमाइलोज की बात कर लें, ठीक. अमाइलोज जो है वो स्टार्च का कंपोनेंट है. स्टार्च इज द मेन storage polysaccharide of plants. It is the most important dietary source for human beings. High content of starch is found in cereals, roots, tubers and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components. एक होता है amylose, एक होता है amylopectin. Amylose जो है ये water soluble component है. ये roughly 15 to 20% of starch होता है. Chemically, amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D glucose. Cellulose में आपने कौन से देखे हैं? बीटा डी ग्लूकोज. amylose में आप क्या देख रहे हैं? अल्फा डी ग्लूकोज held together again by C1 C4. उसने अल्फा या बीटा की बात नहीं करी है. Cellulose and amylose has 1,4 glycosidic linkage, so that itself is a true statement. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. आगे बढ़ते हैं. Lactose contains beta D galactose and beta D glucose. Coming to lactose, पहले हम lactose को समझे. Lactose, it is more commonly known as a milk sugar. ठीक, दूध में होती है ये. Since this disaccharide is found in milk, it is composed of beta D galactose, ठीक, and beta D glucose. Galactose और ग्लूकोज में आप देखिए C4 वाले OH की पोजीशन चेंज होती है. गैलेक्टोज में वो ऊपर है और ग्लूकोज में वो 4 वाला OH नीचे है. ठीक, तो इट इज बिटवीन बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एंड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज. ठीक, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड, ये देखिए यहां पर है ना, एंड हेंस इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर. हम आते हैं ऑप्शन पर. लैक्टोज कंटेन बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. यस, करेक्ट. मेरे ख्याल से अभी हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया. ऑप्शन थर्ड, मैल्टोज एंड लैक्टोज दोनों की बात कर रहा, हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. वेल, maltose हम देखें, another disaccharide maltose is composed of 2 alpha D glucose. ये दोनों ही alpha D glucose linkages C1 C4. There is a possibility of this hemiacetal which could be converted to free aldehydic, so maltose is also reducing sugar. ठीक, maltose reducing है, lactose reducing है, sucrose reducing नहीं है. Clear? So yes, it has glycosidic linkage. This is true. Sucrose and amylose has 1,2 glycosidic. Amylose ये सामने बना हुआ है and it has C1 C4. तो 1,2 glycosidic linkage amylose में है ही नहीं, तो this must be false. हाँ, सुक्रोज की बातें हम एक बार और देख लें. ये है सुक्रोज. Sucrose, one of the common disaccharide is sucrose, which on hydrolysis gives equimolar mixture of D-glucose and D-fructose. These two monosaccharides are held together by C1 and C2. है ना, C1 है ग्लूकोज का और C2 है फ्रुक्टोज का. ग्लूकोज है अल्फा डी, फ्रुक्टोज है बीटा डी. ठीक, are involved in glycosidic bond formation. Sucrose is a non-reducing sugar. तो हम वापस आते हैं. तो sucrose has 1,2 glycosidic linkage, but amylose has 1,4 glycosidic linkage.
and therefore answer is 4. ठीक, correct answer for this question is 4. Let us move to next question, and the next question is the correct sequence of amino acid present in a tripeptide given below. आप ये सवाल कर ही नहीं सकते अगर आपने वो टेबल में सारे नाम जो है वो ढंग से नहीं कर रखे हैं, है ना. अब यहाँ देखिए, ये है आपका अमाइड लिंकेज, तो ये है आपका पहला अमीनो एसिड. ज़रा इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया जाए. तो ये कह रहा है कि इट इज़ NH2, ठीक, और R जो भी इसका हो, मुझे इसको जो अरेंजमेंट देना है वो इस तरीके का है, राइट. अब यहाँ पर ये जो R है ये हमें दे रखा है CH मिथाइल एंड मिथाइल, सो इट इज आइसोप्रोपाइल. दूसरा अमीनो एसिड देखें, NHCHOH COH, तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, NH2CH, ठीक, CH2OH एंड COH. CH2OH ये तो पक्का सेरीन है, और सेरीन का शॉर्ट हैंड सेफ याद रखा जा सकता है SER, ठीक. या आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप होता है वैलीन, ठीक. तो ये वाला वैलीन था, वैलीन इज VAL, देन SER. ये आइडेंटिफाई करते ही हमारा आंसर 4 आ चुका है. आंसर इज 4. लास्ट को हम और पहचानने भर के लिए ऐड कर लें. सो दिस इज ये पार्ट, ठीक, ये थ्रियोनीन है. आइए इसे बना दिया जाए. दिस इज NH2, ठीक, CH CHOH CH3 COH. ये जो है ये थ्रियोनीन है. THR इसका एब्रिवेटेड फॉर्म होना चाहिए. आइए यहाँ देख लिया जाए. ये रहा CHOH CH3 THR और CH2OH इज सीरीन, ठीक. तो अगेन आपको स्ट्रक्चर्स अगर पता है, आप इस तरीके से पेप्टाइड लिंकेज से ब्रेक करते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2019. अगेन बीच में एक समय था जब इसके सवाल बायोमोलिक्यूल्स के कम हुए, बट अगेन फ्रॉम 2019 एंड ऑनवर्ड्स फिर इनकी संख्या बहुत बढ़ी है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड. ये सारे टेस्ट लैब मैनुअल में दिए हुए हैं. कैन नॉट बी यूज्ड पूछ रहा है ना, और ये सारे लैब मैनुअल में दिए, हमें सब पता होने चाहिए. पहला बायूरेट टेस्ट. बायूरेट टेस्ट मैंने यहाँ सारे अटैच किए हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द टेक्स्ट. मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ती जा रही हूँ. तो बायूरेट जो टेस्ट है ये अल्कलाइन कॉपर सल्फेट के साथ लगाया जाता है, कंटेनिंग 2 और मोर पेप्टाइड बॉन्ड्स. मतलब ये अमीनो एसिड्स ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है. ये डाइपेप्टाइड से आगे शुरू होगा, मतलब डाइपेप्टाइड भी नहीं देगा क्योंकि आपको 2 और मोर पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए. तो ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज आएंगे और फिर ऑनवर्ड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर. ये कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है. The name of the test comes from the name of the compound biurate which gives this test. The reaction is not absolutely specific for peptide bond. ये इसका drawback है because many compounds containing 2 carbonyl groups linked through nitrogen or carbon atoms gives a positive result. यूरिया भी इसका एक एग्जाम्पल है जो ये टेस्ट देता है. बट इस टेस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि ट्राइपेप्टाइड एंड ऑनवर्ड्स, उससे हायर जो प्रोटीन्स होंगे वो बायूरेट टेस्ट देंगे, ठीक. सो अगर हम सवाल देखें यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड्स, तो ये भी
एक ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड के लिए नहीं है, ये ट्राइपेप्टाइड एंड हायर प्रोटीन्स के लिए टेस्ट है. बट अगेन एज आई सेड कि इन सिंगल करेक्ट यू हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो लेट्स कीप इट इन रिजर्व. सारे ऑप्शंस चेक कर लिए जाए पहले. अब आती है बात निनहाइड्रिन टेस्ट. Ninhydrin is a powerful oxidizing agent and reacts with proteins to give a blue-violet compound called Rumen's purple. ये स्ट्रक्चर है उसका, ये ब्लू वायलेट कंपाउंड बनता है. लेकिन निनहाइड्रिन में क्या होता है, अमोनिया, प्राइमरी अमीन्स, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स, ये सभी है ना निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको रंगीन कॉम्प्लेक्स, रंगीन कंपाउंड देते हैं. सो यस, इट कैन बी यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स ऑल्सो. थर्ड इज द ज़ेंथोप्रोटीक टेस्ट, जो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में प्रिंट हुआ है, ज़ेंथोप्रोटीक रिएक्शन. इसमें खास चीज ये होती है कि एरोमेटिक ग्रुप्स ऑफ ईदर द फ्री अमीनो एसिड और प्रोटीन, फ्री अमीनो एसिड भी ये टेस्ट दे रहा है, undergo nitration on heating with concentrated HNO3 and the salts of these derivatives are orange in color. So this cannot be the answer, क्योंकि हमें तो वो लेने हैं जो अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल नहीं होते. So we are very sure कि निनहाइड्रिन और ज़ेंथोप्रोटीक तो इसके आंसर नहीं है. बायूरेट थोड़ा सा डाइसी है. बारफोर्ड्स टेस्ट जो थर्ड ऑप्शन है, द रिएजेंट इज क्यूप्रिक एसिटेट इन एसिटिक एसिड सोल्यूशन. देखिए है ये भी कॉपर 2+, जैसे फेलिंग था या बेनेडिक्ट था, लेकिन वो जो है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट वो अल्कलाइन मीडियम में यूज किए जाते हैं और सिट्रेट टार्ट्रेट सॉल्ट्स की मदद से स्टेबलाइज होते हैं. वेयर इज बारफोर्ड में क्या है, आप एसिडिक मीडियम में कॉपर 2+ का इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज वीकली एसिडिक, देखिए, एंड इज रिड्यूस्ड बाय ओनली मोनोसेक्राइड्स. दिस इज मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट. सवाल है अमीनो एसिड, यहाँ ओनली मोनोसेक्राइड. तो बेस्ट तो चॉइस ऑफ कोर्स फिर यही होगी, कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मोनोसेक्राइड का टेस्ट है. ठीक, और इसलिए हम बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करते हुए आंसर थर्ड देंगे. खैर बारफोर्ड तो पूरा पढ़ लें. मोनोसेक्राइड्स, हाँ, prolonged boiling may hydrolyze disaccharide and give false positive test. Monosaccharides react with this reagent within 5 minutes to give a brick red precipitate of copper 1 oxide. Disaccharides take longer time to react because aldehyde function is masked in the acetal linkage. The precipitate of cuprous oxide obtained is less dense and its color is brick red instead of orange red. ठीक, anyhow यहां बेस्ट ऑप्शन की बात ठहरी तो आंसर थर्ड. अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि बायूरेट भी अमीनो एसिड का टेस्ट नहीं है, ट्राइपेप्टाइड एंड ऑनवर्ड्स हायर प्रोटीन्स का टेस्ट है. अगले सवाल पर आ जाइए. अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन आरएनए. हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये 5 बेस हैं, है ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन कैटेगरी के. इनमें से आरएनए में आपको एडेनिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है और यूरेसिल. थायमिन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं है. अब हम आए यहाँ तो ये वाली बाइसाइक्लिक रिंग तो आपको दिख ही नहीं रही है, तो हमें चेक इन दोनों को करना है, साइटोसिन और यूरेसिल को. करेक्ट, और हमसे पूछ रहा है विच वन इज फाउंड. ठीक, तो अब आप देखें कि ये एक्स्ट्रा CH3 ये थायमीन की प्रॉपर्टी है, सो ये आंसर नहीं है. ठीक, फिर हम आते हैं इस तरह से. इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहां आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन जो ना तो इसमें है ना इसमें है, क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन जब है तो उस कार्बन से NH2 अटैच है, तो ये भी हमारा डिजायर्ड स्ट्रक्चर नहीं है. कमिंग टू थर्ड अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये यूरेसिल है,
देखिए C डबल बॉन्ड O NHCO NHC डबल बॉन्ड C, सो फाउंड इन RNA। आंसर हमारा हुआ थर्ड। ठीक, ये स्ट्रक्चर अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन इज। ठीक, पीएच हमें दे रखा है 2। ना हिस्टिडीन जो है वो एक तरह का अमीनो एसिड है, ये थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ब्लर्ड मुझे महसूस हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिखा है। अब ये पीके वैल्यूज भी यहाँ मैंने ऐड करी है। अल्फा COOH, इसकी पीके 1.8 हमें कही गई है, pKa 1.8। pKa 2 is of alpha NH3 plus. Now this is the site, ये अगर NH3 प्लस होगा तो इसका हमें pK2 दिया हुआ है विच इज 9.2 एंड अल्काइल ग्रुप जो कि ये है, यहाँ पर pK ऑफ अल्काइल ग्रुप इज 6। ये जो पूरा अल्काइल बच रहा है इसमें जो भी सेंटर कॉन्जुगेट की तरफ फंक्शन करेगा इसका pK आपको 6 दे रखा है। ठीक, खैर हम यहाँ आते हैं कि जब हाईली एसिडिक है सोल्यूशन, ये है आपका ओरिजिनल हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर और ये एग्जिस्ट भी करेगा तो ये ज्विटर आयन फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड COO माइनस NH3 प्लस, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में भी अगर आप कंपेयर करें तो दिस इज मोर बेसिक, दिस इज रादर एसिडिक, है ना, क्योंकि इसकी तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये देखिए एरोमेटिक क्लाउड का हिस्सा है तो ये लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक, हाँ ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। सो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि कंडीशंस एसिडिक रखा और हमने इसे NH दिया, राइट, H प्लस दिया, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव NH डबल बॉन्ड, ये NH3 प्लस, राइट, ये हमारा NH3 प्लस यही रहेगा और ये रहेगा COH। तो हमें CO माइनस और CO माइनस वाले ऑप्शन तो चाहिए ही नहीं। pH अगर 2 है तो ये तो CO माइनस हो ही नहीं सकते। बेटर चॉइस है COH तो हो एटलीस्ट सबसे पहले, और अल्फा पोजीशन NH3 प्लस होना चाहिए। तो 1 और 2 ही दोनों रेस में है। 1 और 2 में अब सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए आपके पास ये दोनों NH हैं। ठीक, NH2 प्लस, NH2 प्लस तो तब आएगा जब आप इस सेंटर पे प्रोटोनेशन करेंगे विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ ये दोनों NH ये आ सकते हैं, ये रेजोनेंस करेंगे तो कभी वहां डबल बॉन्ड कभी यहाँ डबल बॉन्ड, एंड दस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, बहुत बेसिक से, सारे स्ट्रक्चर फंडामेंटली सेम है, आपको सिर्फ रिलेटिव एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी का ख्याल रखना था। अगले सवाल पर आते हैं। मैल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स। डाइल्यूट HCl जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक कर देगा। ठीक, डाइल्यूट HCl का काम जो होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बाकी आपको कोई और चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये HOH, ये OHH, मैं ये अल्फा डी ग्लूकोज बना रही हूँ, हाँ अल्फा डी ग्लूकोज बना रही हूँ, HOH HCH2OH इस तरह से बनेगा, और इस जगह पर ये OH अब आ जाएगा। सेम वे यहाँ भी ऐसे ही प्रोटोनेशन
और फिर लेकिन ये क्योंकि एनोमेरिक कार्बन का नहीं है तो इसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं होंगे। OH OH H कौन सी पोजीशन, स्टीरियो से रिलेटेड पोजीशन की बात कही जा रही है। CH2OH, तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा ही बना। एनी हाउ आपके पास डी ग्लूकोज तो बनना ही है, तो maltose ऑन ट्रीटमेंट with dilute HCl will give D-glucose. There is no D-fructose. Fructose आपको सुक्रोज में मिला है। Answer is 2. Moving further. Fructose and glucose. Now what is the difference between fructose and glucose? Fructose is a ketose sugar, right? And glucose is a aldose sugar. ठीक, fructose and glucose can be distinguished by Fehling, no, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। Barford, no, both are monosaccharides. Benedict, no। तो अगर आपको 2019 में सेलेविनॉफ नहीं पता था तो भी आप स्मार्ट एक्ट करें तो आंसर टिक कर सकते थे। बट अगर आप लैब मैनुअल पढ़ते हैं और पढ़कर जाएंगे, सेलेविनॉफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी लैब मैनुअल में, और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कीटोस फ्रॉम अल्डोस के नाम से ही दिया हुआ है। कौन देता है? अल्टो कीटोस शुगर्स देती हैं। कीटोस डिहाइड्रेट वेरी रैपिडली अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव फरफ्यूरैल। ये होता है बेसिकली फरफ्यूरैल, ये CHO। तो गिव फरफ्यूरॉल विच रिएक्ट्स विथ रिसोर्सिनॉल, ये 1,3-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन को रिसोर्सिनॉल कहा गया है, टू गिव अ कलर्ड प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास कीटोस शुगर है, वो देखिए यहाँ पर पहले तो इसने रिंग क्लोजर करा है, ओके, पहले रिंग क्लोजर हुआ है 1 2 3 4 5 ये बना। इसके बाद इस जगह पर आप ध्यान देंगे तो ये पिनेकोलोन वाला रीअरेंजमेंट होता है, ठीक, उससे ये CHO बन गया। और अब एरोमेटिसिटी के लिए ये गया H2O, ये H2O, ये फरफ्यूरैल डेरिवेटिव बना, और दिस देन फर्दर रिएक्ट फॉर्म अ कलर्ड प्रोडक्ट। ध्यान क्या रखना है, कीटो हेक्सोज है तो रेड कलर, कीटो पेंटोज है तो ब्लू ग्रीन कलर बन रहा है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। एल्डोजेस टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस कलर, तो एल्डोजेस डू नॉट गिव दिस रिएक्शन इन शॉर्ट, दैट इज व्हाट टू बी कंसिडर्ड, because under the same condition aldoses form furfural slowly, probably because beta elimination is required, well whatever the reason, but नहीं देंगे, हम यही मानेंगे, और इस तरह से ये पूरी रिएक्शन होगी, ठीक। तो हमारे लिए पॉइंट ये है कि डिफरेंस अगर करना है, अगर आप कम समय में ऑब्जर्वेशन देखें तो वो है कीटोस शुगर। सो दिस कैन बी, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड एज 4th Selivanov test. Moving to next, the peptide that gives positive steric ammonium nitrate and carbylamine test. Steric ammonium nitrate test. Steric ammonium nitrate test जो है, it is given by alcoholic compounds, मतलब primary, secondary और tertiary. I am not talking about phenol. On reaction with steric ammonium nitrate gives a red coloration due to the formation of this complex. ये reaction आपको ध्यान होना चाहिए, ये है steric ammonium nitrate NH4 whole twice CeNO3 whole 6 times. Complex जब बन रहा है red color का, CeNO3 4 times and alcohol 3 times, ये red complex है। The red color disappears after keeping the reaction mixture for some time. The color also disappears if excess of steric ammonium nitrate is added. Therefore, use of excess of steric ammonium nitrate solution should be avoided. It is also called CAN test. Okay. So, steric ammonium nitrate अगर मुझे दिलवाना है तो I want alcoholic group, lysine ना, aspartic acid no, serine,
यस, पॉसिबिलिटी थ्रियोनिन और कहीं है नहीं, और तो चॉइस तो 2 की तरफ जा रही है। कार्बिलमिन टेस्ट से और कंफर्मेशन ले लिया जाए, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स गिव कार्बिलमिन टेस्ट। RNH2 क्लोरोफॉर्म KOH फॉल स्मेलिंग RNC, तो हमें फ्री NH2 चाहिए, यानी बेसिक अमीनो एसिड होना चाहिए, लाइसिन है, आंसर शुड बी 2। हाँ, अगर आपको इसे चेक करना है तो हमने टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सिरीन और लाइसिन को लेकर, राइट। ये यहाँ हमने डिस्कस किया था, ये देखिए लाइसिन NH2 ग्रुप है ना, और सिरीन CH2OH ग्रुप, करेक्ट। तो दैट इज व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन सिरीन एंड लाइसिन, कि हमें अल्कोहल चाहिए और NH2 ग्रुप चाहिए। सो आंसर इज 2, सेकंड is the answer. Coming to next question, which of the following statements is not true? मतलब untrue statement ढूंढना है, किसके लिए? सुक्रोज के लिए। On hydrolysis it produces glucose and fructose, हम ऑलरेडी सुक्रोज की रीडिंग कर चुके हैं, so that is true. The glycosidic linkage is C1 of alpha glucose, that is true, but C1 of beta fructose, no, it is not C1, it is C2, it is C2. तो आंसर यहाँ को बेस्ट चॉइस इज 2. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, ये भी अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। ठीक, तो ये मेरे पास अगर मल्टी करेक्ट होता तो ये ऑप्शन होना चाहिए था। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज ट्रू। सुक्रोज में कोई भी आपका अल्डोज या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोज लिंकेज जनरेट नहीं हो रहा है, सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Moving to next question, that is 2019, number of stereocenters present in linear and cyclic structure. This is the linear. How many stereocenters are present? 1, 2, 3 and 4. तो linear में आंसर हमें 4 चाहिए, ये दोनों ऑप्शन गए 5 and 4, 5 and 5. Cyclic 1, ये भी कायरल है, 2, 3, 4 and 5. साइकिल में आपको 5 मिलने चाहिए कायरल सेंटर। सो स्टीरियो सेंटर का आंसर जो है वो है हमारा फर्स्ट, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। अमाइलोपैक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, वेल अमाइलोज हमने ऑलरेडी देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 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 ये लीनियर लिंकेज अगर चलता चला जाए तो अमाइलोज है, विच वॉज द वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ स्टार्च, 15 to 20% ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। लेकिन अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, 3D है, तो इसमें C1 to C4 से तो लीनियर अरेंजमेंट होता है, और C1 और C6 जब जुड़ता है तो एक लीनियर चेन ऑफ अमाइलोज दूसरी से जुड़ी C1C6 C1C6, तो अमाइलोपेक्टिन बनता चला जाता है। तो यस, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि इस जगह पर ऑक्सीजन नीचे बना हुआ है एनोमेरिक कार्बन पर, तो अल्फा डी ग्लूकोज वाली ही चॉइसेस आएंगी। C1C4 यस, उसके बाद है द नेक्स्ट लिंकेज इज C1C6 C2C6 गलत, C1C6 करेक्ट। ठीक, तो अमाइलोपेक्टिन में जो लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 एंड C1C6 लिंकेज है, आंसर इज 1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
of the following statement is not true about RNA? पहला ही ऑप्शन, it has always double stranded alpha helix structure. This is false. ये गलत है. एक तो इसमें ऑलवेज वर्ड और जोड़ दिया, क्योंकि यह समटाइम्स इट हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बट नॉट ऑलवेज. ठीक, अनलाइक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए इज यूजुअली अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. ठीक, सो दैट इज false statement. Clear? It is, rest of the statement are again relatively true. So answer for this question is 1. ठीक, बाकी सारे statement true हैं. It usually does not replicate because it is having other businesses. वो message का काम करता है, वो अलग तरीके से फंक्शन करता है. इट रेप्लिकेट समटाइम्स बट यूजुअली इट डज नॉट, है ना. इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. यस, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड. इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो उसका खास काम है आरएनए का. ठीक, आते हैं अगले सवाल पर. ईयर है 2020. 2 मोनोमर्स इन मैल्टोज आर. अब थोड़ी देर पहले हमने याद किया था, मैल्टोज में दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं. बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज. तो अल्फा डी बीटा डी नो, अल्फा डी एंड फ्रुक्टोज नो, ग्लूकोज गैलेक्टोज नो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज. करेक्ट आंसर. सो आंसर फॉर दिस इज थर्ड. इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. हमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है. ग्लूकोनिक एसिड. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज ग्लूकोनिक एसिड. देखिए, जो ग्लूकोज है आपका CHO, CH2OH, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट, ये जो है, अब इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो सिर्फ इस CHO का ऑक्सीडेशन हो और प्राइमरी अल्कोहल अनटच्ड रह जाए तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड. और अगर CHO और CH2OH दोनों ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाए तो वो बनता है सैकरिक एसिड. क्या बनता है ग्लूकोज से? सैकरिक एसिड. ठीक, तो ग्लूकोनिक एसिड से भी ऑक्सीडेशन करने पर सैकरिक बनता है, और ग्लूकोज को अगर आप नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो भी आपको सैकरिक एसिड बनेगा. ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल हेमीएसिटल. देखिए, अब जब ये ग्लूकोनिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है. एसिटल और हेमीएसिटल जैसी बातें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए लागू होती है, तो ये है फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज. ट्रू, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो सैकरिक एंड फर्दर ले जाएगा. ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ HNO3. नो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन. HNO3 से तो सैकरिक एसिड बनता है. ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. नो, saccharic acid is dicarboxylic. This is a monocarboxylic acid. Correct statement की तलाश है. Answer is 2. ठीक, going further. चलिए इस पर आते हैं हम. A, B, C are 3 biomolecules. The results of the test performed on them are given below. चलिए पहले A को पहचानते हैं. मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव. मॉलिश टेस्ट मैंने अभी तक कहीं डिस्कस नहीं किया है, तो मॉलिश टेस्ट इस सवाल के बहाने डिस्कस कर लिया जाए. थ्योरी ऑफ मॉलिश टेस्ट देखें जरा. ऑन एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ 1 नेफ्थॉल. तो मॉलिश रिएजेंट क्या है? इट इज नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल एंड इन डिजॉल्व्ड इन इथेनॉल. तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ नेफ्थॉल.
क्या मिलेगा? तो अ डीप वायलेट कलर अपीयर्स एज अ जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स, दैट इज मॉलिश टेस्ट। कौन से दो? क्योंकि एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें जो दो सोल्यूशन होंगे, ओके, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ और अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल हुआ, इन दोनों के जंक्शन पर एक पर्पल वायलेट लेयर बनती है। इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मॉलिश टेस्ट इज पॉजिटिव। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलाइजेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू गिव मोनोसेक्राइड व्हिच आर dehydrated to an aldehyde known as फर्फ्यूरैल। अभी मैंने आपको सेलेविनॉफ में फर्फ्यूरैल बताया ही था, which undergoes reaction with 1-nephthol to give a unstable, this product is unstable, product of deep violet coloration. This test may be given by some other organic compound also. So basically it is a test of carbohydrates, whether it is monosaccharide or a polysaccharide, सब ये टेस्ट दे रहे हैं। अल्फा नेफ्थॉल डिजॉल्व इन इथेनॉल इज द रिएजेंट, है ना। अल्डोपेंटोज भी दे रहा है, कीटोपेंटोज भी दे रहा है, या अल्डो शुगर भी दे रहे हैं और कीटो शुगर भी दे रहे हैं। तो मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है ए में, बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि दिस हैज टू बी, ए हैज टू बी डाइसेकेराइड, है ना, क्योंकि मोनोसेकेराइड तो ये टेस्ट देते हैं। अब बायूरेट टेस्ट नेगेटिव, सो इस पूरी कंक्लूजन से कि इट इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ डाइसेकेराइड एंड इज नॉट अ प्रोटीन। तो ए इज अ डाइसेकेराइड, ये कंक्लूजन हुआ। चलिए बी, मॉलिश पॉजिटिव, बारफोर्ड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। बी इज अ बायूरेट नेगेटिव, बी इज अ मोनोसेकेराइड। ये हमारा कंक्लूजन पहले हो गया। तो पहले हम इतने से ही ऑप्शन सिलेक्ट करें, ज्यादा हेल्प नहीं हो रही है क्योंकि ए इज अ डाइसेकेराइड, तीन ऑप्शन, और तीनों में बी इज अ मोनोसेकेराइड, इससे हमारी हेल्प नहीं हुई। सी, मॉलिश नेगेटिव, बारफोर्ड नेगेटिव, बायूरेट पॉजिटिव, वेरी गुड। तो सी इज अ प्रोटीन, इट कैन नॉट एन अमीनो एसिड, नॉट एन अमीनो एसिड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि बारफोर्ड ट्राइपेप्टाइड एंड फर्दर से शुरू होता है, तो एलेनिन तो ये टेस्ट नहीं दे सकता। इट हैज टू बी अ हायर प्रोटीन विच इज एल्ब्यूमिन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4। 4 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सारे टेस्ट यहाँ दोबारा से मैंने शेयर करे हैं, आप चाहें तो इन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक, कि कौन सा बारकोड है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसी के साथ हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का पूरा डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं और देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सीखने के लिए है वो ये है कि आपको एक से ज़्यादा आंसर मेंस में कई बार करेक्ट लग सकते हैं कि भाई ये भी ठीक ही है और ये भी ठीक ही है। तब आपको अपना जो समझदारी का इस्तेमाल करके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो वो आपको करके आना है, ठीक। अदरवाइज अगर आप उस सवाल में कमियां निकालने बैठ जाएंगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। आप खुद भी जानते हैं कि एनटीए जो है अपनी आंसर की इतनी आसानी से बदलती नहीं है, ठीक। तो बेस्ट आंसर आप करने की एक प्रैक्टिस डालें, एक समझदारी डालें, वो आपको मेंस में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगी। एडवांस इज रिलेटिवली फार बेटर इन द सेंस कि एक्यूरेसी का लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ आप और ज़्यादा बाल की खाल निकाल कर एकदम परफेक्ट आंसर की कुछ हद तक तलाश कर सकते हैं। बट हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की हैबिट
बहुत ज़रूरी है इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फ्लाइंग कलर्स से क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, सो ये वीडियो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है कैसे क्लोज ऑप्शंस में से आपको समझदारी से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक, इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, एनसीईआरटी पढ़ें। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है रिवाइज करा ही दी हैं। इसी लेक्चर को आप एक से ज़्यादा बार देखें, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। आप चाहें तो थ्योरी रिविजन सीरीज से बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के जो लेक्चर्स हैं समय निकाल कर उसे भी देख सकते हैं। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।